नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं हूं टीपी पांडे और मेरे साथ आज मौजूद हैं बहुत लंबे अरसे बाद, एक मुद्दत के बाद, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक। मलिक साहब बहुत एक्टिव रहते हैं, आप उनको देख सकते हैं विभिन्न टीवी चैनलों में और ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो आज मलिक साहब के ज़रिए ही मुझे ये पता चला कि बीजेपी के अंदर जो अध्यक्ष पद को लेकर जो चल रहा है, रस्साकशी चल रही है आरएसएस और बीजेपी के बीच में। तो पहले एक था कि भाई शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा क्योंकि वो बीजेपी की पसंद है। अब आरएसएस चाहता है कि अपना कोई आदमी बने, तो उन्होंने पहले संजय जोशी को आगे किया और अब उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे कर दिया है। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है संघ की और संघ ऐसा क्यों कर रहा है? तो मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद पांडे जी। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। वर्षों बाद हम और आप मिले हैं, पुराने सहयोगी हैं, तो आपने एक मौका दिया, आपके लिए धन्यवाद। अब आपने जो सवाल पूछा है उसको शुरू करें। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखिए, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए काफी अरसा बीत गया है और भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है, जरूरत है। तो उसमें ये हुआ है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जाहिर है, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बहुत मजबूत थे। इसलिए मोदी और शाह के इशारे पे ही भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ होता था, चाहे वो अध्यक्ष पद हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो। आज जिस प्रकार से 4 जून के बाद नए नतीजे आए हैं और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कुछ कमजोर हुई है, उसका असर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर साफ दिखाई देता है। और उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपना पसंद का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ला पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता। जी और जिस जी प्रकार से बीच में आपने देखा था कि जेपी नड्डा का एक इंटरव्यू आया इंडियन एक्सप्रेस में और उन्होंने कहा कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। और उससे कहीं ना कहीं संघ प्रमुख में भी एक तल्खी आई थी। इस तरह से सार्वजनिक तौर पे कहना कभी ये रणनीति नहीं रही है संघ की और भारतीय जनता पार्टी की कि आपस में तल्खी की बात, इस तरह की बात बाहर जाए। तो वो नागवार गुजरा था मोहन भागवत जी को। और मुझे लगता है वो जो तल्खी उस टाइम बढ़ी हुई थी उसका साफ साफ असर आजकल देखे जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो नया अध्यक्ष है उसमें जो मोदी शाह है वो चाहते हैं कि कोई उनकी पसंद का सॉफ्ट अध्यक्ष दोबारा आ जाए। लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग फ्रंट पे आके नहीं बोल सकते, वो मोहन भागवत जी से संपर्क करके अपनी पसंद और नापसंद बता रहे हैं। उनका कहना यह है, आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका यह है कि कोई ऐसा चेहरा आना चाहिए जिससे मोदी और शाह दबाव में रहे। तो जब हम उस तरह के चेहरों की बात करते हैं तो उस चेहरों में मुख्य रूप से संजय जोशी का नाम सबसे पहले आता है, वसुंधरा का नाम आता है, गडकरी का नाम आता है, लिस्ट बहुत लंबी है, रमन सिंह का नाम भी आता है, योगी जी का नाम भी आता है। वो एक इस तरह का खेमा माना जाता है कि मोदी शाह के खेमे के विरोधी खेमे के ये लोग हैं और ये भारतीय जनता पार्टी में है। तो उसी के तहत पहले चर्चा चली कि संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। फिर उसमें मोदी और शाह ने उस पर असहमति जताई, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको ना बना के किसी और चेहरे पर किया जाए। तो फिर इन्होंने शिवराज चौहान का नाम आगे किया। तो संघ प्रमुख ने कहा कि नहीं, शिवराज चौहान नहीं होंगे, तो वसुंधरा का नाम चला और संघ की तरफ से वसुंधरा का नाम दिया गया। उस पर फिर मोदी शाह असहज हो गए, तो फिर चर्चा गडकरी तक की भी चली है। तो चर्चाएं अभी चल रही हैं और इससे तय हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल रहा है। और उसमें जो है 2 लोगों की प्रमुख रूप से चांदी होती दिख रही है। एक तो जो 18 साल से वनवास भोग रहे हैं संजय जोशी, उनकी एंट्री हो रही है और वो अध्यक्ष पद पे नहीं अगर बनते हैं तो फिर वो राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे। और गडकरी जो है या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और या फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि संघ ने कल शाम की जो खबर है उसमें यह है कि संघ ने साफ साफ कह दिया है कि एक ही पद आपके पास रहेगा, या तो प्रधानमंत्री पद रख लीजिए और या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रख लीजिए। उस पर विचार करने पर साफ साफ दिखाई देता है कि मोदी शाह प्रधानमंत्री पद तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो फिर गडकरी बने।
और या गडकरी को आप प्रधानमंत्री बनाइए और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। उस तरह की चर्चाएं अभी चल रही है और नतीजा क्या आता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद ही ये फैसला होगा, तब तक इस तरह की चर्चाएं आपको सुनने को मिलती रहे। जी। मतलब ये जो ये अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, चाहे वो कोई भी बने, तो मुझे लगता है कि जो झारखंड, महाराष्ट्र और ये कहाँ है चुनाव तीसरा, ये हरियाणा, यहाँ इनकी ये चुनाव संपन्न होने के बाद ही ये जो प्रोग्राम आगे बढ़ पाएगा, मुझे लग रहा है। अभी तो नहीं इतनी जल्दी कोई फैसला होगा। नहीं नहीं, जी। देखिए 8 अक्टूबर को हरियाणा के परिणाम आ जाएंगे और दूसरी बात यह है कि कोई उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा के जो जो भी परिणाम आए उससे भारतीय जनता पार्टी पे, केंद्र की सरकार पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कोई सांसदी का चुनाव तो है नहीं, वो तो या तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी या नहीं बनेगी। संभावना ज्यादातर ये है कि ना ही बने, क्योंकि कांग्रेस वहां बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही है हरियाणा में। और हरियाणा में जिस प्रकार का बिहेवियर भारतीय जनता पार्टी का रहा है किसानों के साथ, पहलवानों के साथ, अग्निवीर के साथ, तो वो बहुत नेगेटिव भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है और बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होते हुए हरियाणा में दिख रहा है। तो इसीलिए संघ चाहता है कि तत्कालिक लोगों को बदला जाए और नया स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी में खड़ा किया जाए और एक इस प्रकार की सरकार बनाई जाए जो वाजपेयी जी के टाइम पे एक सरकार थी और एक सॉफ्ट चेहरा था प्रधानमंत्री का, जिसपे एनडीए के किसी भी दल को कोई दिक्कत नहीं थी। एक ऐसा चेहरा प्रधानमंत्री पद का बने और भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से शुरू किया जाए कि किसी का विरोध ना हो। क्योंकि आज बहुत नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है, वो खुल के नहीं आ रहे, वो एक अलग बात है। क्योंकि उसमें अगर आप एक उदाहरण ले लें कि प्रधानमंत्री के आसपास जो घेरा है वो इस तरह के लोगों का घेरा है जिनका धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं है। अब अश्विनी वैष्णव हो, हरदीप पुरी हो, जयशंकर हो, चाहे निर्मला सीतारमन हो, अब इनका कहीं कोई स्ट्रक्चर है ग्राउंड पे? भारतीय जनता पार्टी के लिए इनका कोई सहयोग है? तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, 4 बार सांसद हैं, 8 बार सांसद हैं, 7 बार सांसद हैं, कहीं ना कहीं वो भी विमुख है और वो लगातार संपर्क कर रहे हैं मोहन भागवत जी से। तो एक तरह से वो दबाव भी आरएसएस के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब मुक्ति चाहते हैं। तो उसी के तहत ये सारी जो गणना और सारे जो आंकड़े चल रहे हैं वो ये आपको दिखेंगे। और चुनाव अभी क्या है कि इन्होंने ये भी दावा किया है कि हम हरियाणा में भी सरकार बना लेंगे, झारखंड में भी सरकार बना लेंगे और उसके बाद हम महाराष्ट्र में भी सरकार बना लेंगे। लेकिन तीनों स्टेट इतने आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं दिखाई नहीं देते हैं और हरियाणा में तो अभी आपको दिख जाएगा 8 तारीख को रिजल्ट क्या आता है। तो इसीलिए क्या है कि एक दबाव तो है, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकलेगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा में तो खैर बीजेपी का अंदरूनी मामला है और दूसरा ये है कि वहां पर अब एंटी इनकम्बेंसी भी होती है मलिक साहब, तो वो जी भी एक फैक्टर जी। तो बीजेपी के लिए नुकसानदायक है ही। लेकिन मलिक साहब, जैसे आपने बताया कि वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आगे किया गया है, वसुंधरा राजे सिंधिया क्या इतनी एक्सेप्टेबल है? क्योंकि मैं तो जब से वसुंधरा राजे को देख रहा हूँ, उनकी कार्यप्रणाली को, राजस्थान में हो सकता है उन्होंने कुछ काम अच्छे किए हों, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है उनका। वो अपने राज्य में वो तो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती थी। वो तो अपने आप को किसी मुख्यमंत्री से कमी नहीं समझती। वो तो उसको लेकर, वो जो इतना उनका कंट्रोवर्सी अतीत में उनको लेकर हुई है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अगर अध्यक्ष बन जाएंगे तो पूरी भांग घुल जाएगी जो है? ऐसा तो नहीं होगा कहीं? देखिए मोदी और अभी शाह को क्या दिक्कत है हो सकती है। पांडे जी, देखिए वो लास्ट में आपने सेंटेंस कह दिया कि मोदी और शाह को असहज करने के लिए, इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, इनको डराने के लिए संघ की तरफ से ये इस तरह के नाम सामने लाए जा रहे हाँ। हैं। क्योंकि अगर किसी सॉफ्ट व्यक्ति को आप लेके आएंगे तो वो इनके उससे ये लोग असहज नहीं होंगे, ये लोग दबाव में नहीं आएंगे। तो संघ कहीं ना कहीं इनको अपना दबदबा दिखाना चाहता है और इनको दबाव में लेना चाहता है। जरूरी नहीं है कि वसुंधरा राजे बनेगी कि कौन बनेगा, अभी सिर्फ नाम चल रहे हैं। जी। वसुंधरा राजे अगर बनती हैं तो कितना दबाव मोदी और शाह पे आ जाएगा उसकी परिकल्पना आप करिए। तो हाँ। इसलिए संघ की तरफ से नाम लाए गए हैं। आप सोचिए कि संजय जोशी के राष्ट्रीय महासचिव बनने से या संजय जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से मोदी शाह की क्या स्थिति होगी, उसकी परिकल्पना करिए।
तो इसलिए संघ इस तरह के नामों को आगे लेके आ रहा है। और नहीं तो आप फिर उसको कतई नहीं भूल सकते उस बात को कि जो नड्डा ने बयान दिया था कि मैं आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो आरएसएस भी हाँ अपना दबदबा दिखाना चाहती है ना। जी। जी, लेकिन लेकिन एक बात है कि आप जिस प्रकार बता रहे हैं उससे तो मुझे लगता ये है कि संघ यहाँ अपनी सुविधा देख रहा है, जो उसके हिसाब से चले, ऐसा अध्यक्ष चाहता है। और अमित शाह और मोदी ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो उसके हिसाब से चले, उस पर कोई प्रेशर न पड़े। तो जो सुविधा की जो राजनीति हो रही है, इससे फायदा किसको होगा? इससे तो अगर कल को आने वाले दिनों में कंट्रोवर्सी और विवाद ज्यादा पैदा होंगे, तो क्या संघ के दिमाग में ये ख्याल नहीं है कि सरकार स्मूथली वर्क कर पाए? देखिए देखिए पांडे जी, संघ बड़ी लंबी सोच के चलता है। अगले साल 100 साल पुराना संगठन संघ हो जाएगा। 25 में वो अपनी गोल्डन जुबली मनाएंगे। संघ किसी एक व्यक्ति के एजेंडे पर नहीं चलता। संघ का अपना एजेंडा है। संघ एक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ता है। वो किसी व्यक्ति विशेष, चाहे कितना भी उनका करीबी आदमी हो, कितना भी प्यारा आदमी हो, कितना भी पुराना आदमी हो, संघ के आड़े अगर आएगा और संघ के किसी काम का नहीं होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। उसका सीधा सीधा उदाहरण यह है कि युद्ध में अगर घोड़ा लंगड़ा हो गया है और वो घोड़ा किसी काम का नहीं है तो उसको गोली मार दी जाती है, क्योंकि यहाँ युद्ध लड़ना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि घोड़ा बहुत अच्छा है, चलो इसको पट्टी करो, इसको उठाओ, छोड़ दो, युद्ध हार गए तो कोई बात नहीं। ये आरएसएस का युद्ध है। दूसरी चीज आपको ये देखना होगा कि अडवाणी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी क्या है लोगों को बताया, और वो पाकिस्तान गए और उनसे गलती हो गई जिन्ना की मजार पे जाकर, उन्होंने जिन्ना को सेकुलर बताया और वापस आके उनको संघ की वजह से ही इस्तीफा देना पड़ा। और आप याद करिए कि राष्ट्रीय महासचिव उस टाइम पर संजय जोशी थे और इन्होंने ही अडवाणी जी का इस्तीफा लिया था। तो संजय जोशी एक दूसरी किस्म का आदमी है। संजय जोशी बोलते कम है, करते ज्यादा है। आरएसएस के सबसे पसंदीदा अगर कोई नेता आज की डेट में है, उनका नाम संजय जोशी है। और संजय जोशी रिजल्ट देते रहे हैं। संजय जोशी एक लिहाज से मोदी से भी सीनियर है। उनकी कार्य प्रणाली डिफरेंट है। आपको याद होगा गुजरात की सरकार बनाने में, मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में संजय जोशी का बहुत बड़ा योगदान है। और संजय जोशी का आप ये भी देखेंगे कि 18 साल का वनवास होने के बाद भी उनकी तरफ से कोई ऐसा नेगेटिव, कभी कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए कोई भी एक काम नहीं गिनाया जा सकता जो उन्होंने इतनी दूर रहते हुए भी कोई नेगेटिव काम किया हो। अगर इसकी जगह कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता होता, वो हड़कंप मचा देता, वो कहता मैं कांग्रेस जा रहा हूं। अभी हरियाणा में गए ना तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में, क्यों गए हैं? क्योंकि उनकी आस्था पार्टी से नहीं है, उनकी आस्था अपनी है। तो संजय जोशी क्यों नहीं कहीं चले गए? तो संजय जोशी संघ के आदमी है, संघ की रणनीति पे काम करते हैं, संघ के लिए बहुत सहज है, इसलिए संघ उनको आगे बढ़ाना चाहता है। उससे कई सारे फायदे होंगे, संघ का एजेंडा आगे बढ़ेगा और संघ का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी पे होगा। इसलिए संजय जोशी का नाम नंबर 1 पे चल रहा है। जी। एक कारण मलिक साहब क्या ये भी है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरी पार्टियों से जो लोग इंपोर्ट किए गए, पैराशूट की तरह उतारे गए, उसको लेकर भी क्या संघ नाराज है? बिल्कुल नाराज है। संघ के नाराज होने का कोई एक कारण नहीं है, मैंने आपको बताया। भाई, आप अजीत पवार को कल तक कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, आप उसको भाजपा में ले आए। आप हेमंत शर्मा को बता रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी है, उसको आप भाजपा में ले आए। तमाम ऐसे नेता हैं जिससे कितना बड़ा नुकसान आपने किया कि ब्रजभूषण शरण को आपने नहीं हटाया, लखीमपुर खीरी के मंत्री को आपने नहीं हटाया, उसका खामियाजा आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव हार के भुगतना पड़ा। तो ये सारी चीजें संघ की नजर में है और संघ हर चीज पे आकलन कर रहा है, तभी तो संघ ये कदम उठा रहा है। नहीं तो संघ ने 10 साल पहले तो कोई कदम नहीं उठाया, 2 साल पहले तो कोई कदम नहीं उठाया। तो 2024 के नतीजे देखने के बाद संघ ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ है और संघ आज स्थिति में है कि वो अपने कदम उठा सकता है और अपनी बात को भारतीय जनता पार्टी में मजबूती से मनवा सकता है। इतना मजबूत आज की डेट में संघ है और इसका कारण ये है कि 60-70% जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी के संपर्क में हैं। आज इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। अगर कल को बंटवारे की बात आएगी या कोई ऐसी बात आएगी तो मोदी और अमित शाह के पीछे कितने लोग खड़े होंगे, आप उसकी परिकल्पना कीजिए। हाँ, खड़े होंगे उनके पीछे हरदीप पुरी जी खड़े होंगे, असनवी वैष्णव जी खड़े होंगे, निर्मला जी खड़ी होंगी, ऐसे बड़ी लंबी लिस्ट होगी।
लेकिन ये किस काम के? ये क्या इलेक्शन जीत पाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में? तो उसकी 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 आप परिकल्पना करिए और सोचिए कि संघ इस तरह का एक्शन क्यों ले रहा है। जी जी मलिक साहब, बहुत आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो मुझे लगता है आपकी बातों से कि जल्द ही कोई चेहरा सामने आएगा और वो अध्यक्ष बनेगा। वैसे तो अभी चुनाव है जो 3 स्टेट में, और नए साल में तो खैर दिल्ली में भी चुनाव है, उसका तो खैर अलग ही वो है। लेकिन चुनाव के रिजल्ट जो भी हों, जैसे कि लग रहा है हरियाणा में बीजेपी कमजोर है, महाराष्ट्र में भी मामला बिगड़ा ही हुआ है, झारखंड में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो अगर कहीं इन तीनों राज्यों में सरकार नहीं बन पाई या कोई प्रॉब्लम हुई, तब तब तो फिर संघ को एक मजबूत ग्राउंड मिल जाएगा। फिर तो वो कहेगा भाई बदलिए, बहुत हो गया, अब तो पानी सिर से ऊपर हो चुका है। जी नहीं, देखिए ऐसा है कि संभावना तो आप खुद भी कह रहे हैं कि संभावना तो इन तीनों स्टेट में कहीं सरकार बनने की लग नहीं रही है। जी और आप ये देखिए ना कि कश्मीर में इलेक्शन चल रहा, हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है, हाँ, और परसों अमित शाह जी जाके वहां पे रिव्यू कर रहे हैं, पार्टी का इलेक्शन का रिव्यू कर रहे हैं नागपुर में जाके। इसका क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं वो संघ प्रमुख से मिलना चाहते हैं, लेकिन बहाना वो पार्टी का ढूंढ रहे हैं। तो अंदर खाते बहुत उथल पुथल चल रही है। इसका नतीजा आप देखेंगे अगले आने वाले टाइम में, और वो फाइनल नतीजा मुझे लग रहा है कि 8 अक्टूबर के बाद ही दिखाई देगा। जी जी मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, हमको ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। उम्मीद है कि आपसे जी एक धन्यवाद। डिस्कशन और करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। और इस जी धन्यवाद। महत्वपूर्ण समय के लिए आपने हमको ये टाइम दिया, धन्यवाद, नमस्कार।